हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो आज के सेशन में हम लोग वी आर बैक ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सो वी आर ऑन द पार्ट, हमने जो एथिक्स इन इंडिया कर लिया था, अब हम लोग सम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इसको देखेंगे। अब ये थ्योरीज हम क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज आप ऐसे समझिए कि जो एथिकल इश्यूज होते हैं, एथिकल डायलेमास होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशंस है वो तो सिंपल होता है कि हमें पता है ये सही है, ये गलत एक्शन है, हमें एकदम से पता लग जाता है। बट इमेजिन अ सिचुएशन, ये जो आपके एथिकल फिलोसफर्स भी बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स है, जो हमने थ्योरी भी पढ़ी है, वो बोलते हैं कि हमको वे करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अब मान लो एक सिचुएशन है वेयर वी हैव टू रॉन्ग्स, दोनों गलत एक्शन, दोनों गलत है, पर उसमें से हमें सही कम कम गलत वाला चुनना है, या दोनों सही है उसमें से हमें चूज़ करना है। हमें ये देखना है कि क्या एंड रिजल्ट, हमारा जो एक्शन हुआ है उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो हमें उसको प्रायोरिटी देनी है, या हम वहाँ तक कैसे पहुँचे उसको प्रायोरिटी देनी है। इज़ द एंड मोर इम्पोर्टेंट और द मीन्स, और बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, या हमारा हम सिर्फ मीन्स पे फोकस करें पर एंड पे फोकस ना करें। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन पे, विच वी नीड टू कवर। And as civil service aspirants, as people who are going to be in such a situation, time and again ऐसा होगा, और we hope ऐसे कम हो। So in such situations, this aptitude is very much required, ठीक है। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी केस स्टडीज वगैरह में it will help us in understanding those concepts। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बोला कि मीन्स इम्पॉर्टेंट है या एंड इम्पॉर्टेंट है, और तो ये चीज़ आ गई। तो मीन्स का जो हम बोल के बेसिकली बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ डिओन्टोलॉजी, ठीक है। जब हम एथिक्स की बात करते हैं, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द ओवरव्यू फर्स्ट, देन विल कम टू दिस थ्योरी। तो जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर लुकिंग एट मीन्स। सो मीन्स इज बेसिकली डिओन्टोलॉजी। डिओन्टो, जो ये वर्ड आ रहा है डिओन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्यूटी, ठीक है। एंड द अदर वन इज द एंड्स, द आउटकम क्या निकला उसका। सो जो थ्योरी बोलती है कि एंड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, हम पता फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे आया, ठीक है। आई थिंक बेस्ट एग्जांपल जब यहाँ पे आते हैं तो श्री कृष्णा के एडवाइस टू अर्जुना महाभारत के अंदर, तो एंड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, कैसे आता है डजेंट मैटर, अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े तो चलेगा। तो ये इस मामले में अनएथिकल हो जाता है मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने झूठ बोला, हमने अनएथिकल एक्ट किया यहाँ पे, बट देन एंड इज इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये सब आता रहेगा हमारे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू कैन सी द सिचुएशन ओवर हियर। ओके, सो कांट के ऊपर आते हैं, इमैनुअल कांट। तो इसको एक बार देखते हैं। तो इमैनुअल कांट, यू नो, ये जो टाइम चल रहा था, सब इस बारे में, मॉरालिटी के बारे में क्वेश्चंस पे कंसर्न थे, एंड बेसिक इशू जो चल रहा था कि क्या मॉरल क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। एंड सब बोल रहे थे, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट ऑल्सो, कि ऑब्जेक्टिवली सोचो, ठीक है, दोनों को वे करो, गुड क्या है बैड क्या है, इनर वॉइस के बारे में सुनो। देयर वाज लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी ओवर देयर, ठीक है, बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आ रही थी। और सोचिए हर बार एक्शन लेना है आपने और आप वे कर रहे हो, तो ये फीजिबल भी नहीं था, प्रैक्टिकल भी नहीं था। So in this point, Immanuel Kant came up with his doctrine known as deontology. And basically उन्होंने एक set of rules बनाए, ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ actions है जिसको हम हमेशा ethical बोलते हैं, ठीक है, कुछ actions है जो हमेशा universally ठीक माने जाते हैं, जो सबके लिए acceptable होंगे। So he came up with something कि there are certain actions that are always deemed as ethical. एंड अगेन इसका भी सेम प्रिंसिपल है कि यू नो, जो हम जैसा चाहते हैं वही सेम पुरानी बात, कि हमारा कंडक्ट वैसा होना चाहिए जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। सो वी डोंट वांट यूनिवर्सल वैल्यूज़ का मतलब ही यही है कि हम नहीं चाहते हैं हम ऐसी सोसाइटी में रहे जहाँ पे स्टीलिंग हो रही है, ठीक है। आप कोई कह रहे कि स्टील करना है, अगर स्टीलिंग की बात आती है, मान लो आप किसी दुकान के बाहर खड़े हो, दो लोग, दुकानदार और कोई किससे बात कर रहे हैं, आपके पास अभी पैसे नहीं थे और आपको खाना है कुछ, तो आप चोरी कर लो, ठीक है। सो यू स्टील। नाउ इज स्टीलिंग एन एथिकल थिंग? यू विल नॉट वांट समबडी टू स्टील फ्रॉम यू, राइट? सो इट कैन नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल।
तो कहते हैं कुछ चीज़ें हैं दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये नहीं कि सारे एक्शंस, ओनली सम एक्शंस। तो देर आर सम गुड एक्शंस, सम एथिकल एक्शंस, जैसे कि नॉट टू लाई, डोंट स्टील, डोंट चीट। हम नहीं चाहते, हम यूनिवर्सली इसको माना जा सकता है कि ये सही चीज़ें हैं। सो ही इज़ फोकसिंग अपॉन दैट अ पर्सन हैज़ अ ड्यूटी टू परफॉर्म दीज टास्क, ठीक है, द एथिकल एक्शंस, और ये एक्शंस हमेशा सही रहते हैं, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, द पर्सन मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन सच एक्टिविटीज, दैट इज वन शुड नॉट लाई, वन शुड नेवर चीट, स्टील, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। So this creates a set of rules that a person engages in such activities, such actions, और ये हमें ethical मानेंगे जब तक जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, that is universally हम मानते हैं कि ये सही है। So this is based on certain rules, ठीक है, कि ये rules फॉलो किया, ये सिस्टम फॉलो किया तो वो ठीक होगा यहाँ पे। So in such a theory, the एंड इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एंड इसका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मान लीजिए अब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक सिचुएशन आती है कि आपके घर के बाहर, आपके घर में कोई आया है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कोई ऐसे राइट वाला केस चल रहा है, सम टेंशन्स आर देयर एंड समबडी कम्स टू योर हाउस एंड यू आर देयर, यू ओपन द डोर, समबडी बेल्स एंड आपको पता है ये मारने के लिए आया उसको, तो पूछता है वो व्यक्ति आपके घर आया क्या? तो अब इसका एक्शन बोलेगा कि हाँ हमारे घर में आया है, ठीक है। अगर वो ऐसा झूठ बोलेगी तो देन इट विल बी एन अनएथिकल एक्शन, इवन दो उससे उसकी जान बच रही है। सो इट क्रिएट्स अ सेट ऑफ रूल्स, बट इसकी एक शॉर्टकमिंग भी है यहाँ पे। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डियोंटोलॉजी, दिस इज वेरी सिंपल टू अप्लाई, ठीक है। ये एक्शंस है, ये एक्शंस हमको करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सिचुएशन इज देयर, हमें यही काम करना है। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अप्लाई। तो इसमें सब्जेक्टिविटी, जो सब्जेक्टिविटी होती है कि हम ये करें या वो करें, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस एथिकल एक्शंस करने हैं। एथिकल एक्शंस जैसे कि डोंट लाई, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी डन। सो पर्सन हैज़ टू सिंपली अबाइड बाय द रूल्स एंड डू देयर ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? एथिकल एक्शन करना, ठीक है। कुछ रूल्स उन्होंने यहाँ पे बना दिए। सो दिस अप्रोच टेंड्स टू फिट वेल विद अदर, जो हमारी जो नेचुरल इंट्यूशन होती है, जो हमारे नेचुरल परसेप्शन होती है कि मॉरल वैल्यूज़ के साथ भी होती है, उसके साथ भी एक तरह से फिट इन हो जाता है। एंड दिस, अभी यहाँ पे लिखा था दिस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। सच बोलना इट्स यूनिवर्सल, झूठ नहीं बोलना, ये सब सारी चीज़ें तो यूनिवर्सल है, तो ये नेचुरली फिट इन हो जाती है जगह जगह पे। देन दिस डज नॉट रिक्वायर, आप सिर्फ एक्शंस के ऊपर फोकस कर रहे हो अपने, ठीक है। तो इट डज नॉट रिक्वायर यू टू वे इन कि इस एक्शन का फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या आएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमारी जो ड्यूटी है एथिकल एक्शन करने की, वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस इसका एक ही कंसर्न है यहाँ पे, ये हमारा हो गया। एक ही कंसर्न है यहाँ पे कि अगर हम इसको रिजिडली फॉलो करते हैं देन वी में गेट अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट। जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि आपके घर में कोई आता है और वो आपको कुछ मतलब आपको बोलता है कि यार ये हमारे घर पे है या नहीं, आप बोलते हो हाँ है। अगर हम इस फिलॉसफी के साथ जाए तो आप बोलोगे हाँ हमारे घर पे है, तो वो एथिकल एक्शन। अगर आप झूठ बोलते तो वो अनएथिकल एक्शन हो जाता, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे दूसरे व्यक्ति की जान बच जाती। तो हम इसको, there are some shortcomings in such an approach over here, but by and large इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यहाँ पे मीन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब जब मैंने आपको ये एप्लीकेशन बताई थी कि कोई झूठ वाला जो सिनेरियो था यहाँ पे, सो दैट वाज थोड़ा ट्रिवियलाइज हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग व्यू है, देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ इट कि हम लोग ज़्यादा सिर्फ मीन्स पे फोकस नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप इन माइंड दी कॉन्सिक्वेंस। वो बेसिक ये बात करनी थी। अब इसकी एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में होंगे, यू विल बी इन सच अ पोजीशन वेयर देयर इज एन एथिकल डायलेमा, देन हाउ विल यू सॉल्व सच अ सिचुएशन, सच अ प्रॉब्लम। तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? तो यहाँ पे केस दे रखा है ऑफ सिचुएशन, लेट्स से यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, आप सर्विसेज में हैं एंड देयर इज़ अ पॉलिसी कि आपको लैंड एक्विजिशन कराना है, ठीक है। अब लैंड एक्विजिशन होगा तो
फार्मर्स होंगे, वो लोग डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। आपको तो लैंड एक्विजिशन क्यों करते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट इन दैट प्रोसेस देयर विल बी सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑल्सो। तो फार्मर्स वुड बी इवेक्टेड, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी, फॉरेस्ट थी, वो सब डिग्रेड हो जाएगा। मे बी द ट्राइबल पीपल आर देयर इन द इफ देयर इज अ फॉरेस्ट एरिया। सो यहाँ पे आप एक सिचुएशन देखते हैं, देयर एन एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। एक एक्शन का आप कर रहे हो और उसका एक कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, एंड मे बी दोनों कॉन्सिक्वेंसेस इन अ वे वन कैन से दैट इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंट्री का भला होगा, बाकी जनता का भला होगा, बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल हु गेट अफेक्टेड बाय दिस। नाउ इन सच अ सिचुएशन व्हाट इज द एथिकल थिंग टू डू? समझे एथिकल क्या होगा? So one end we are talking about the prosperity of the country and well-being, वो भी ठीक है यहाँ पे consequence, but दूसरी जगह पे इस action से आपके कुछ problem आ रही है। So what will be the ethical thing to do over here? So this will help you in identifying the solution. The ethical thing according to the philosophy of Kant, the deontology, so the ethical action would be to abide by the process, do the ethical action, ठीक है। जो भी ethical action है आप उसको करिए, जो आपकी ड्यूटी है आप उसको फुलफिल कीजिए। तो आप अपना काम करेंगे तो इर्रिस्पेक्टिव उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, ठीक है। एक महाभारत वाला भी आ गया, निष्कम कर्म, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव आप सिर्फ अपना एथिकली अपना काम कीजिए, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कीजिए, कॉन्सिक्वेंस इज नॉट विद इन योर कंट्रोल ओवर हियर। नाउ अगेन इन दिस प्रोसेस इसका फ़ायदा क्या होगा? इफ़ यू डू एन एथिकल, अपनी ड्यूटी आप ठीक से कर रहे हैं, विद दैट एथिकल मीन्स को आप ठीक से कर रहे हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी परसीव्ड एज एथिकल इन द सेंस दैट दिस इज यू आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है। कैंट ने एक सिस्टम ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश किए थे कि ये कुछ एक्शंस है जिसको हम एथिकल मानते हैं, सो यही करना है हमने। सो यू आर गोइंग बाय अ सिस्टम ऑफ रूल्स, दिस इज, अब क्योंकि ये सिस्टम ऑफ रूल्स है, ये कंसिस्टेंसी है यहाँ पे, सो पीपल वुड एक्सेप्ट दिस, ठीक है। पीपल, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड इसलिए भी बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कुछ कंडक्ट है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो इसको एथिकल माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मतलब आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन दिस लाइक कि सिविल सर्विसेज में यू कम अक्रॉस वेरियस डायलेमास। ये आपका लैंड एक्विजिशन का हो गया, इट कुड बी फॉर एनीथिंग, इट कुड बी फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनीथिंग। तो बेसिक चीज़ है कि द सिविल सर्वेंट हूसएवर ही हैज़ टू फंक्शन द टास्क जो उसको दे रखा है, ठीक है। द ड्यूटी उसको दे रखी है, उसको बस अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है, कॉन्सिक्वेंस पे फोकस नहीं है उसका यहाँ पे। ओके, सो नाउ अ मॉडल क्वेश्चन, एंड दिस पूरा ये आपका यहाँ पे हेल्प करेगा। तो एक बार इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये पास्ट ईयर का नहीं है। सो एथिकल बिहेवियर मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। ये मतलब डियोंटोलॉजी है, कांट इज द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट इस थ्योरी का। सो मेनी फिलोसफर्स हैव आर्ग्यूड दैट सर्टेन कोर ड्यूटीज आर इम्पेरेटिव, कि कुछ कोर ड्यूटीज़ है, कुछ रूल्स है, जैसे कांट ने बोल दिया कुछ एक्शंस है उसको रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। सो दीज आर इम्पेरेटिव एंड विल ऑलवेज अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। क्रिटिकली एनालाइज मतलब अब यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को एलाबोरेट करेंगे, आप यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द व्यूज़ ऑफ कांट, यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज़ डियोंटोलॉजी, द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। द एम्फेसिस ऑन द मीन्स, वही बात हो रही है यहाँ पे। टू फॉलो द सर्टेन ड्यूटीज़, वो क्या कर रहा है? सर्टेन ड्यूटीज़ का क्या मतलब है कि आप मीन्स के हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस पे फोकस नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू, बट कॉन्सिक्वेंस पे फोकस नहीं है, ठीक है। आप एक्सप्लेन करिए, आप एक्सप्लेन कीजिए, कोई एक्शन लिया जाता है, सो व्हेन देयर इज़ एन एथिकल डायलेमा, then in that case those values will be accepted, those actions would be accepted because it is in accordance with a certain set of rules, it is consistent with the expectations of the people, and above all it is universally applicable, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। but then there are certain times where we have to give priority to the consequence also.
ठीक है, let's take an example over here. Let's say there is a situation और आप एक हैकर है, ठीक है, आप हैकर भी नहीं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, you know hacking, let's put it this way, ठीक है. Now you have come across a situation जहाँ आपको पता चला है कि एक न्यूक्लियर अटैक होने वाला है और somehow आपको वो पता था और आपके पास वो टेक्निकल नो हाउ है कि आप सिस्टम को हैक करके आप उसको, जो उनका प्लान्स था एनिमी का, आप उसको सैबोटेज कर दीजिए. अब डिओंटोलॉजी बोलेगा कि हैकिंग तो इलीगल है, आप किसी के सिस्टम में जा रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं वहाँ पे, ये इलीगल है, अनएथिकल काम है ये तो, ठीक है, इट अमाउंट्स टू चीटिंग ऑल्सो इन अ वे. तो यू कैनॉट डू दिस, you cannot do this, but in this process there will be consequences के बहुत सीवियर है, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा. अच्छा, एक और एग्जांपल, आप एक डॉक्टर है, ठीक है, और आपके पास एक पेशेंट आती है. पेशेंट इज 4th स्टेज कैंसर, ठीक है, उनको 4th स्टेज कैंसर है, मतलब शी इज़ अबाउट टू, शी विल डाई, मतलब रिकवरी के चांसेस नहीं, कम है. सो आइडियली द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड द पर्सन शुड से इट ट्रुथफुली. But then you also know as a doctor, आपको पता है कि that patient is a heart patient and cannot take stress. Stress anxiety नहीं ले सकती, लेगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा. आप किसी को बोलोगे कि आपको 4th स्टेज कैंसर है, आपके दिन गिने चुने हैं, तो ऑब्वियसली शॉक ही लगेगा. So again in this situation it may be a better thing to lie. ठीक है, it may be a better thing to lie, but अकॉर्डिंग टू द डिओंटोलॉजी रूल बेस्ड ऑर्डर की यही एक्शन आपने फॉलो करना है, आपको सच ही बोलना है, देन ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है काम. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, बट इन 150 वर्ड्स, मतलब आपका जो A4 शीट होगा उसका एक पेज या 2-3 लाइन आप एक्सीड कर सकते हैं, सो एट बेस्ट. ठीक है, अब कैंट का थोड़ा सा और देख लेते हैं, इमैनुअल कैंट के फिलॉसफी. सो इमैनुअल कैंट, हमने डिओंटोलॉजी, हमने बेसिकली ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया यहाँ पे. नाउ कैंट के जो व्यूज़ है ऑन डिओंटोलॉजी, सो ही समराइज हिज व्यूज़ इन समथिंग नोन एज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स. और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस पर एक क्वेश्चन आ गया था मेंस में एक स्टेटमेंट के ऊपर इनकी. सो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स, ठीक है, तो ही क्रिएटेड अ सेट ऑफ रूल्स, इनके व्यू पॉइंट्स, उन्होंने अपने ऐसे लिखी और उनको बोलते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स. तो सबसे पहली चीज़ वो कह रहे हैं दैट इट सजेस्ट दैट एनी ह्यूमन एक्शन शुड बी सच दैट इट कैन बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल. अच्छा, वन थिंग, अगर आप इसको कैंट के रैली आप इसको देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, उस टाइम की इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है टू कॉम्प्रीहेंड. सो इफ़ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, इफ़ यू आर वेरी ब्रिलियंट देन बाय ऑल मीन्स डू दैट एंड एक्सप्लेन इट, बट आई एम टेकिंग द सिंपलर स्टेटमेंट्स ओवर हियर, ठीक है, जो समझ आती है. सो इट सजेस्ट दैट इन एनी ह्यूमन एक्शन शुड बी सच दैट इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल. ठीक है, आप समझ आई जो हमने पहले वाला जो पढ़ा था, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स कैन बिलीव दैट एथिकल एक्शंस फॉलो यूनिवर्सल मॉरल लॉज. ये जो आपका स्टेटमेंट है वो यही है बेसिकली. ठीक है, तो ये आपका ये पहली चीज़ होगी और एक इसको रूल्स के बेस में कन्वर्ट कर दिया. सेकंड वो बोल रहे हैं दैट इट सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्व्स एंड नॉट एज मीन्स. ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है. इट शुड बी कि दे शुड बी ट्रीटेड एज एंड्स. सो एंड इट इज ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट फॉर एनिमल्स. So when Immanuel Kant says this statement, he basically says कि देखो भाई, हम सब इंसान हैं, इंसानों के पास एक intellectual capability है, they have an ability to think. So by virtue of a person being born as a person, as born as a human being, that person has certain rights. ठीक है, उसके अपने कुछ rights है, ठीक है. दैट पर्सन हैज सर्टेन राइट्स, उसके कुछ बेसिक राइट्स है, जैसे कि आपने नेचुरल राइट सुना हुआ है, लाइक फ्रीडम टू स्पीच, टू बी ट्रीटेड इक्वली. सम natural rights are there with that person just because he is born. He should have the right to have water, whatever, drinking, access to wells and everything. अच्छा,
Other thing that he says that because that person is human being and that person has an intellect above other species, so that person should also be subject to, अगर आप ethical action, तो जो भी व्यक्ति है that person should be subject to ethical action. तो ये नहीं कि आप उसके साथ झूठ बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है. So that thing, that the set of rules that are there, the set of ethical actions that should be applicable to that person also. So let's say I gave you the situation where आप घर के अंदर पड़े हैं and कोई आपके घर आया, ठीक है, अटैक करने के लिए दूसरे व्यक्ति को, तो आप उसको सच बोलिए. उसका अपना, उस व्यक्ति का अपना मॉरल सेंस है एंड वो डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, मॉरल एक्शन लेना है नहीं लेना है. आपने सिर्फ अपना काम ठीक से करना है. So that is what Kant is saying over here. Okay, so basically it means that the person is an end in themselves. So व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है. He is मतलब he is complete in himself, and that person has the ability to think for himself. ठीक है, take moral actions. Plus he has certain rights to live with dignity. So he talks about the human dignity over here. अच्छा, तो एक चीज़ ये है. And lastly he says, वही चीज़ है, principle of autonomy, that person as being born, he has an intellect capability, so he should have the autonomy as to what that person wants to do. तो ये इनके categorical imperatives है, ठीक है. So basically his viewpoints listed over here. तो Civil Services Mains 2014 में ये question आया था about this. So human being statement आया, कुछ नहीं बोला यहाँ पे. तो human beings should always be treated as ends in themselves and never as means. So this is a statement of Immanuel Kant. Explain the meaning and significance of the statement, giving its implications in the modern techno-economic society. ठीक है. So basically, a person is an end in himself. As a person being born, he should have the right to live with dignity. He has certain natural rights, and he has a moral intellect. ठीक है. So he has to work in accordance with that. अब आज की डेट में he should not be used as means. अच्छा, एक चीज़, हाँ, he should be never used as means. Let me just elaborate this further. How about we consider the situation that the institution of slavery, the institution of slavery, या फिर वो जो untouchables वाला हो गया, that they are responsible, एक सोसाइटी में कुछ वर्क को उठा लिया और उनको बोला कि आपका काम है स्वच्छता बना के रखना, मैनुअल स्कैवेंजिंग, और जो अच्छे अच्छे काम नहीं होते हैं, जो इम्प्योर माने जाते थे, वो उनका काम हो गया. Likewise in the Western society we had the slavery. So large chunk of people, उनको उपयोग किया जा रहा था फॉर, जैसे फार्मिंग में यूज़ कर लिया, उनका लड़ाई में यूज़ कर लिया, बिना उनकी मर्जी के ये हो रहा था. ठीक है, इट हैपेंड इन अमेरिका ऑल्सो. तो स्लेवरी, सो दे आर बीइंग यूज्ड एज मीन्स ओवर हियर. सो दिस शुड नॉट टू टेक प्लेस. ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ समथिंग, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दे शुड लिव विद डिग्निटी, एंड दैट इज द व्यू ओवर हियर. Now in the modern sense, in the techno-economic society that we live in, इसका एप्लीकेशन क्या है? Well, अगर आज की डेट में हम देखें इसको, ठीक है, आप एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कीजिए. जस्ट टेक अ थिंक अबाउट इट. ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, एंड आप वो कहते हैं ना दैट इफ समथिंग इज फॉर फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट. ऐसे स्टेटमेंट है ना, आप सोशल मीडिया यूज़ करते सब कुछ फ्री है, बट वाई आर दे डूइंग इट? बिकॉज you are the one they are targeting actually. ठीक है, तो they are trying to influence your views, they are trying to reach you, marketing कर रहे हैं, आपके सारा डेटा वो निकाल रहे हैं, you are the product, और आपका सब कुछ निकाल रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, क्या करते हैं, आपके बारे में इतना, उनको इतना पता है जितना आपको अपने बारे में नहीं पता होगा. So you are being used as a means over here. Then there was this controversy of Cambridge Analytica, where a US-based company, ठीक है, वो Facebook से डेटा वेटा निकाल के it was targeting the people and trying to influence their thinking for political gains. So here again the people are being used as means and not end in themselves. ठीक है, तो ये कुछ examples है which I have picked up. Okay, now moving forward to consequentialism, ठीक है, जिसको teleology भी कहते हैं. So here the focus would be on the ends.
ठीक है, पहले हम सिर्फ मीन्स पे फोकस कर रहे थे, पर हम अब एंड्स पे फोकस कर रहे हैं. सो द फोकस इज ऑन द एंड, कि हम लोग जज कर रहे हैं कि उसका कोई एक्शन लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, तो उस कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे हम जज करते हैं कि एक एक्शन एथिकल है या नहीं है. ठीक है, सो एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, ऐसे भी कह लीजिए आप कि एंड इज़ इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपको वो सिचुएशन बताई, जब डॉक्टर वाली सिचुएशन बताई थी, सो व्हेन अ पेशेंट कम्स, उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, प्लस दैट पर्सन हैज़ अ कैंसर भी है उनको. सो द पर्सन लाइंग ओवर देयर, इवन दो द पर्सन, अगर आप कैंट की फिलॉसफी देखिए, दैट मे बी एन अनएथिकल एक्शन, बट मे बी दैट वाज द राइट थिंग टू डू. या फिर जब वो हैकिंग वाला सिनेरियो था यहाँ पे, ठीक है, द पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही इज एबल टू हैक, और वो अगर एनिमी का प्रोग्राम सैबोटेज कर दे, सो द कॉन्सिक्वेंस इज राइट उस केस में. सो इन दैट केस वी कैन लुक एट दिस कि हाँ, ये एक्शन एथिकल है, गिवन कि हाँ, एथिक झूठ भी बोलना पड़े अगर इस चीज़ के लिए, तो भी चलेगा यहाँ पे. अब ये तो सिंपल हो गई सिचुएशंस, ठीक है, ये थोड़ी सी एक तरह से सिंपल है यहाँ पे. चलिए एक बार इसको हम एंड, मतलब एंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मीन्स इन सच अ थ्योरी. नाउ दिस कैन बी ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. ठीक है, इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म एंड हीडोनिज्म. एंड बियॉन्ड दिस, इवन प्रैग्मेटिज्म, कोई एक्शन प्रैग्मेटिज्म के बेसिस पे लिया जाए कि दोनों ऑप्शंस को वे करके, सो दैट इज ऑल्सो यू लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया. नाउ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में आपका कौन से थे? यूटिलिटेरियनिज्म एंड हीडोनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म इज कमिंग फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ बेंथम एंड मिल. ठीक है, तो वो कहता है कि किसी एक्शन, उसकी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म. तो यूटिलिटी है दैट योर एक्शन इज प्रोवाइडिंग ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि आपका एक्शन सबकी भलाई कर रहा है यहाँ पे. अब आप एक सिचुएशन लीजिए यहाँ पे, लाइक व्हेन यू हैव टू मेक अ पॉलिसी डिसीजन. ठीक है, यू हैव टू मेक अ पॉलिसी डिसीजन. तो अभी रिसेंटली एक सिनेरियो लेते हैं. सो देयर वाज अ केस बीइंग हर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, थोड़ा टाइम हो गया इस केस को. सो गवर्नमेंट को पूछा उन्होंने कि देयर वर सर्टेन पीपल विद रेयर डिजीजेस, आप देखोगे, ठीक है, सो देयर आर पीपल विद द रेयर डिजीजेस. कम लोगों को बीमारी होती है, पर इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है. एंड देन देयर आर डिजीजेस, नॉर्मल डिजीजेस हो रही है, मैल न्यूट्रिशन हो रही है कंट्री के अंदर, जिस पे कम खर्चा करने से हम ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं. तो गवर्नमेंट को बोला, आप इसको एड क्यों नहीं सपोर्ट करते? जो एक पेशेंट आया था, उसने प्ली फाइल करी थी कोर्ट के अंदर, कहते हम इतना रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर सकते. सो व्हेन दे वर डूइंग दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है, सो दे आर वेइंग इन ऑप्शन. वो बंदा सफ़र कर रहा है, पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, प्रॉब्लम, कहते नहीं, अगर हम इस पे ज़्यादा एलोकेट कर देंगे इतना सारा पैसा, देन जो बाकियों का शेयर था वो यहाँ पे कम हो रहा है. ठीक है, तो अगेन यू सी दिस फिलॉसफी ओवर हियर. अच्छा, अब कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वे इन कि कौन सा सही था, कौन सा गलत है. बट डेफिनेटली देयर इज दोनों एक्शंस, मतलब एक व्यक्ति मर रहा है, इज इन पेनफुल सफरिंग. ठीक है, कोई भी रेयर डिजीज होती है, काफ़ी पेनफुल होता है वो. सो अनएथिकल सा लगता है यहाँ पे, हार्टलेसनेस ही लगती है, सेंस ऑफ कंपैशन, बट देन यू हैव टू लुक एट दी लार्जर पिक्चर ऑल्सो. अच्छा, लेट्स से हमारी जो सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म का इशू है. ठीक है, कास्टिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, या वैसे भी एक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. सो लेट्स से इकोनॉमिस्ट प्रूफ कि भाई अगर हम एक पॉलिसी लेके आते हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी, पर उस पॉलिसी में क्या होगा, दैट देयर विल बी सर्टेन पीपल हु वुड बी सफरिंग. या एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि 2% जनता है, उनको हम एनस्लेव करना पड़ेगा. अगर हम उनको एनस्लेव करते हैं तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो और बेहतर हो जाएगी. इनफैक्ट अगर आप देखिए, ये जो स्लेवरी का आइडियोलॉजी है, स्लेवरी एंड द कास्टिज्म का भी जो आप देखते हैं, कास्ट मतलब जो स्पेशली जो एक कास्ट जिसको नीचे रखा गया, एडुकेट नहीं किया गया. सो दैट अगेन सेज कि समाज अच्छा हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हम ऊपर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे. बट देन देयर आर सर्टेन पीपल जो पीछे रह जाएंगे. अब आई यूज़ दी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस कि लोगों को स्लेव कर दिया जाएगा.
बिकॉज हम एसोशिएट कर सकते हैं कि स्लेवरी तो गलत है ही है ना। तो इवन तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम गुड फॉर द मतलब मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम हैप्पीनेस, तो अगर खुशहाली होगी, जीडीपी बढ़ेगा तो बहुत लोगों को फायदा होगा, 98% को फायदा होगा, पर 2% को नुकसान होगा। पर फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि यार रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल है, इसको नहीं मान सकते हम लोग, राइट। अब आज की अगर हम डेट में इसी को ही आगे और लेके चलते हैं, व्हाट अबाउट द इशू ऑफ द फॉरेस्ट, ये जो माइनिंग इंडस्ट्री आ रही है और ट्राइबल एरियाज में जो वो अपना ऑपरेशंस कर रही है, एंड दैट इज कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल लैंड्स। तो अब क्या हम इसको एथिकल मानते हैं, नहीं मानते हैं? हम यहाँ पे अभी कोई लोग कह देंगे कि इकॉनमी बढ़नी चाहिए, हमें हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, इट विल डू द गुड फॉर द पीपल। बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन पीपल, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, अगर हम पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दे आर गेटिंग अफेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। तो कभी यहाँ लगता है कि स्लेव वाला, पर अगर हम जनरलिस्टिक व्यू देखें तो आप देखोगे कि लोग बोलेंगे कि हाँ तो ठीक है ना, हो रहा है, पर पूरे देश का तो भला हो रहा है। सो दिस इज द यूटिलिटेरियनिज्म एंड समटाइम्स द कॉन्सिक्वेंसेज कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इज हीडोनिज्म, ठीक है। तो हीडोनिज्म वो कहता है कि इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्लेजर, ठीक है, rather than the maximum good, it is talking about the pleasure part of it. So we should act in a way that we can provide the most pleasure, ठीक है, हम उसको pleasure provide करें यहाँ पे लोगों को, and we are able to avoid the pain. अब ये जो word pleasure है ना, don't get carried away with this thing, ठीक है, ये pleasure, now pleasure can be of two types, ठीक है। तो pleasure can be of two types. It could be intellectual, it could be sensual, ठीक है, it could be intellectual, it could be sensual. So आपको ये अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, टीवी देख के मज़ा आ रहा है, that's sensual, ठीक है। ड्रिंकिंग sensual, ठीक है। वो कौन सी पिक्चर थी, वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वो sensual pleasures थे वो। And then there is the intellectual pleasure. अब आपको प्लेजर, किसी लोगों को इसमें भी प्लेजर आता है कि दे आर हेल्पिंग द अदर पीपल, हेल्पिंग द अदर पीपल, आप अपना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होकर पर आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ व्यू पॉइंट ओवर हियर, बट यू आर लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंस, यू आर लुकिंग एट द प्लेजर। अब अपना प्लेजर हो, समाज का प्लेजर हो, बाकियों का प्लेजर हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड हियर अगेन यू नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि प्लेजर भी दो तरह के होते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड सेंशुअल, ठीक है, सो हायर प्लेजर। अच्छा, तो ये आपका हो गया यूटिलिटेरियनिज्म, आपका हो गया हीडोनिज्म। एंड प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली दो सिचुएशंस है, आप प्रैग्मेटिकली सोचते हैं उसके बारे में, एंड देन कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, इसका ये होगा, आप एक एक्शन लेते हैं यहाँ पे। तो अब ठीक है, तो इसका अब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से यू गो फॉर अ जॉब एंड आप यू वेल क्वालिफाइड, बट आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या आप वो नौकरी को ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे? आपके पास और कोई नौकरी नहीं है। सो प्रैग्मेटिक थिंग वुड बी टू टेक दैट जॉब ऑफर, ठीक है, डू दैट थिंग। तो कुछ नहीं से तो एक कुछ तो अच्छा है। सो दैट इज द अप्रोच ओवर हियर। तो एक बार इनकी बाकी थ्योरीज देख लेते हैं, टर्म्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू दिस, मतलब नहीं बनता, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरीज ऐसी है, सबसे पहले आपका है स्टेट कॉन्सिक्वेंशलिज्म, वेयर वी आर लुकिंग एट द मैक्सिमम गुड, ठीक है, यही बेसिक चीज़ यही है यहाँ पे। सो प्रोवाइडिंग गुड एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो हेयर वी आर लुकिंग एट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो स्टेट कॉन्सिक्वेंशलिज्म और मोहिस्ट कॉन्सिक्वेंशलिज्म। नेक्स्ट है आपका ईगोइस्टिक एथिकल ईगोइज्म, ठीक है, एथिकल ईगोइज्म और साइकोलॉजिकल ईगोइज्म एक जैसे है। तो एथिकल ईगोइज्म कहता है दैट वन मस्ट टेक हिज एक्शन, वन मस्ट टेक द एक्शंस कीपिंग इन माइंड वंस सेल्फ इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, लिखने वाला बात है। अच्छा, नॉट मस्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वन मस्ट ऑट टू, वन मे डू इट, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर, वन मस्ट डू इट, वन इज डूइंग इट, एंड देन वन ऑट टू डू इट, एंड दिस शुड बी इन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, आपके ये सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर होने चाहिए। अच्छा, अब एक सिचुएशन बताता हूँ यहाँ पे,
सेल्फ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी आपने ऐसे सोचा आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, आपने बहुत सारा खर्चा कर लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, आपको शायद मे बी यू कुड हैव बॉट, कोई व्यक्ति मर्सिडीज़ खरीदने की सोचते हैं, सबके मन में एक ख्याल तो आता ही है, ठीक है, एंड वो ऐसा भी कर सकता था कि 2 लाख की गाड़ी ले लेता, और वो मर्सिडीज़ इतने सारे पैसे लिए, हैड इट कुड हैव बीन गिवन टू समबडी एल्स एंड उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाती, देयर लॉट ऑफ स्लम ड्वेलर्स एंड ऑल। या ऐसा हो सकता है दैट यू वांट टू गो ऑन अ लीव, छुट्टियाँ, आजकल छुट्टियाँ बड़ी महंगी पड़ रही है, ठीक है, यू टेक अ लीव एंड यू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। आप छुट्टी वेकेशन के लिए होटल वगैरह पे खर्चा करते हैं, आप ट्रैवल वगैरह पे बहुत खर्चा होता है, प्लस यूज अलोकेट नंबर ऑफ डेज। व्हाट इफ़ यू कुड हैव यूज दोस नंबर ऑफ डेज फॉर, जो आपके घर के पास में शायद एक स्लम है, आप वहाँ पे काम करते और जो खर्चा होता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते। सो देयर यू हैव दिस एथिकल डायलेमा कि मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट को देखूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे आई डिजर्व अ छुट्टी, मेरा बनता है, मैं चाहता हूँ मैं दुनिया देखूँ और ये सब। Now you're not being selfish, but you're looking at your self-interest over here. So ethical egoism कह रहा है कि हमको पहले हमें self interest को prioritize करना चाहिए. Psychological egoism is again talking about the self-interest, but once it says that one must look at the self-interest over here. ठीक है, कोई भी action वो कर रहा है, it should be with the self-interest of a particular person. अच्छा, अब ये सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी इसका मतलब होता है, तो एक चीज़ समझ के, सेल्फ इंटरेस्ट बोला है, सेल्फिश नहीं बोला है। सेल्फिश मतलब अपने पास तक रखो, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा अलग होता है, अपने बारे में सोचो, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, मैं अपना नहीं, अपने बारे में सोचो, पर ये वो सेल्फिशनेस थोड़ा एक एक्सट्रीम एंड चला जाता है। सो वी आर यूजिंग द वर्ड ओवर हियर सेल्फ इंटरेस्ट। तो साइकोलॉजिकल इगोइज्म कहता है कि जो भी हमारे एक्शन होते हैं दैट इज़ इन लाइन विद आवर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, ये फ़र्क है। वन मस्ट ऑट टू डू इट, ये कह रहा है कि ये हमारे एक्शन होते ही उसकी वजह से है। अब यहाँ फ़र्क क्या है, लेट्स से यू डू समथिंग गुड फॉर योर मदर, आपने खाना खा रहे थे, तो योर मदर डज इट, ठीक है, वो खाना खाते अपना थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया, वो अच्छी सी डिश बनाई थी पर अपना कम लिया, मन कर रहा था पर नहीं लिया, अपने बच्चे को दे दिया, ऐसा होता है। सो दैट इज़ द पर्सन्स सेल्फ इंटरेस्ट, वो सेल्फ इंटरेस्ट में रखते हुए कर रहा है। कोई चैरिटी में पैसे दे रहा है, कोई डोनेशन कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इन द पर्सन सेल्फ इंटरेस्ट, की एक सेटिस्फैक्शन सी आती है, ग्रेटिफिकेशन सी लगती है, तो वो कर रहा है। एथिकल एल्ट्रुइज्म बात कर रहा है अबाउट वन नॉट थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ बट डूइंग अ सर्विस टू दी अदर्स, ठीक है, तो एल्ट्रुइज्म वर्ड हमने पहले भी देखा था, सो व्हेन वन डज समथिंग फॉर दी अदर्स। So here when we talk about the consequentialism, ठीक है, so where we talking about maximum good for the maximum number of people, so here at the cost of one person the others are benefiting, उसको अच्छा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। Okay, so now moving forward to the next part, that is अब हम लोग social ethics, environment ethics, अलग अलग terminologies हम लोग इसको cover करेंगे। So now moving forward to social ethics, तो एक तो होता है ना, अभी जो हमने पढ़ा सारा वो था इंडिविजुअल एथिक्स, कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर रहता है, ठीक है, पहले हमने वर्ड्स ये पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स वगैरह भी। तो सोसाइटी के लिए क्या एथिकल है, क्या नहीं है, सोसाइटी के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सो दैट इज़ द सोशल एथिक्स, ठीक है, बाकी तो आप ये यू कैन रीड इट, ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली द सोशल एथिक्स। ओके, सो व्हाट डिड आई से कि इंडिविजुअल, अगेन हमने जो पहला पढ़ा था इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिविजुअल की अपने अपने अलग थिंकिंग्स भी हो सकती है हर एक व्यक्ति को। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि यू नो वी कैन नॉट हैव एन एब्सोल्यूटिज्म कि हम लोग बेसिकली जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम सोशल एथिक्स की बात कर रहे हैं, सो वी लिविंग इन अ सोसाइटी एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर, जस्ट इग्नोर दिस, देर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट जो हमें एप्लीकेबल लगता है, हमें लगता है कि ये ठीक चीज़ होगी। अब मान लीजिए 2-3 व्यक्ति है, 2-3 व्यक्तियों का व्यू पॉइंट्स, अप्रोच अलग अलग हो सकता है। लेट्स से स्मोकिंग, ठीक है, सो वन पर्सन स्मोक्स, अदर पर्सन डज नॉट स्मोक, ठीक है, सोसाइटी में ऐसे ही है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो भी है। सो लेट्स से अ पर्सन स्मोक्स एंड ही गोज़ एंड सिट्स इन अ रेस्टोरेंट ओवर देयर, वहाँ जाता है, वो गलत होगा। सो दैट इज़ नॉट द सोशल एथिक्स, इवन दो इंडिविजुअल एथिक्स अलग अलग है, एक को लगता है स्मोकिंग ठीक है, नहीं है, वो अलग चीज़ है,
but to go at a place and smoking at a public place, that may be considered an unethical and from the point of view of the society. अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में सोशल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन हैव सर्टन सिचुएशंस, जैसे कि लुकिंग एट कि सोसाइटी में क्या चीज़ एथिकल है नहीं है. सो अभी कुछ रिसेंट इवेंट्स है, जैसे कि प्रोहिबिशन. क्या वी शुड बी इन अ सोसाइटी कि कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अब यहाँ पे वापस आ जाओ. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी में कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता? दिस कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट थिंग. हर एक व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है. देन वी हैड दिस रिलीजियस एथिक्स ऑल्सो. तो हर एक व्यक्ति के मोरालिटी एंड थिंकिंग मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. ठीक है, तो दैट एब्सोल्यूटिज्म इज नॉट पॉसिबल ओवर हेयर, क्योंकि देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस. बट ये लार्जली हम कोशिश करते हैं कि पूरी सोसाइटी में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डेवलप हो. अब यहाँ पे कुछ इश्यूज है, जैसे कि प्रोहिबिशन का आप इस इशू ले सकते हैं कि ड्रिंकिंग की एक्टिविटी जो है, अब क्या पूरे सोसाइटी में ड्रिंकिंग अलाउड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कभी कभी ऐसा डिमांड होता है कि देयर शुड बी अ लॉ कि पूरा प्रोहिबिशन होना चाहिए. सो दैट वी आर लुकिंग एट सोशल एथिक्स. व्हेन वी से कि अबॉर्शन का जो है या इथनेशिया का जो इशू है, दैट यू नो वन पर्सन मेडिकली आप किसी की लाइफ को टर्मिनेट कर दे. सो अगेन वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऑल दोज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ द सोशल एथिक्स ओवर हियर. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एथिक्स. ठीक है, तो अगेन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एथिक्स में ले रहे हैं. एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ सोशल एथिक्स, बिकॉज सोसाइटी का इकॉनमी सोसाइटी का पार्ट है, अर्थव्यवस्था समाज का एक हिस्सा है यहाँ पे. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ. सो इकोनॉमिक एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वन इज दिस, वी हैव दिस जॉबलेस ग्रोथ इन अ कंट्री. ठीक है, सो इकॉनमी इज ग्रोइंग एट अ हाई रेट, बट अच्छी बढ़ रही है, इकॉनमी तेज़ बढ़ रही है, बट पर कैपिटा इनकम कम है. वी सी हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी. इनफैक्ट लोग और गरीब हो ही जा रहे हैं. अगर आप ऑक्सफैम रिपोर्ट देखिए या फिर आप गिनी कोएफिशिएंट रिपोर्ट देखिए, तो आप देखेंगे कि हम लोग पिछड़े हो रहे हैं. अच्छा, यही प्रोहिबिशन, अब यहाँ पे भी ले लेते हैं इसको. अ पर्सन्स राइट, एक इशू हुआ था केरला के अंदर, एंड इनफैक्ट तो उन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो 3 स्टार से ऊपर के होटल्स हैं वही लिकर बेच सकते हैं, नीचे के लेवल के वो लिकर नहीं बेच सकते. ठीक है, तो 3 स्टार होटल्स मतलब एक अपर क्लास टाइप का हो गया सिचुएशन. तो अ पर्सन्स राइट टू कंडक्ट बिजनेस, और वो बिजनेस एथिकल है या नहीं है, दैट कम्स इनटू पिक्चर ओवर हियर. देन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से पोल्यूशन हो रहा है, इट इज़ अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट. अब हम उसको करें या फिर हम इकॉनमी को प्रमोट करें. ठीक है, कभी कभी कहते हैं कि जैसे चाइना है, वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है इवन एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट. सो सच क्वेश्चंस about the inequality, about equity in growth, gender perspective, but सब कुछ economy के point of view से that comes under the economic ethics. Now let's look at this question from Civil Services Mains 2017. तो economic ethics से ही question आया हुआ है already. तो कहता है कि there is increased national wealth, हमारी growth बढ़ी है, हमारी economy बढ़ रही है, but at the same time we see that there is a rising inequality. ठीक है, यही context है यहाँ पे. So it did not result in equitable distribution of benefits. So it has created some enclaves of modernity. कुछ जगह तो बहुत आगे बढ़ गई है यहाँ पे, but then और ये काफ़ी सीमित लोगों तक है, ज़्यादातर लोगों को इसके गेन्स नहीं मिले हैं. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये जस्टिफाई करना है, पर ये आपका एथिक्स का पेपर है, तो 150 वर्ड्स. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज आपको इकॉनमी नहीं एक्सप्लेन करनी है, आपको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताना है कि क्या अप्रोच, क्या आउटलुक होनी चाहिए. माइंड के हिसाब से आपको बताना है यहाँ पे. ओके, तो सबसे पहले नेचुरली आप ये स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करेंगे. आप रेफर कर सकते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे, आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड एक्सप्लेन दैट देयर इज़ अ राइजिंग इनइक्वालिटी. ठीक है, एंड राइजिंग इनइक्वालिटी मतलब कि बहुत कम लोगों को ये फ़ायदा हुआ है. वी ऑल्सो सी दैट देयर इज़ enclaves of modernity. We have these cities are there, and cities में भी certain areas वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है.
ठीक है, तो ये है। एंड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल, जैसे हमारी भी इन जनरल भी देखें तो हमारी कंट्री में 70% इज रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इनफैक्ट अर्बन एरियाज में भी, जैसे बॉम्बे का देख रहा था तो अबाउट मोस्ट ऑफ द बॉम्बे इज लिविंग इन दी स्लम्स, सो दे आर बैकवर्ड। तो जो नेशनल वेल्थ क्रिएट करने का आइडिया था, वेल्थ बढ़ रहा है, वो क्यों? कंट्री जब ये पॉलिसीज बनाती है वो चाहती है दैट द सोसाइटी बेनिफिट्स एट द एंड ऑफ इट, ठीक है, सबको फायदा हो, द अप्रोच ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऐसा नहीं हो रहा है। एंड हेयर वी नीड टू लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स। हमको एथिक्स को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। एंड हेयर यू कैन टॉक अबाउट गांधी जी ट्रस्टीशिप मॉडल, कि जो अमीर हो रखे हैं ऑलरेडी, वो ट्रस्ट, दे आर लाइक द ट्रस्टीज ऑफ वेल्थ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे लुक आफ्टर द कम्युनिटी। तो उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, उसके बारे में काम करे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दैट एस्पेक्ट यू कैन मेंशन। देन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय, ठीक है, कि सबको बेनिफिट हो, सबकी ग्रोथ हो। अनहोलसम कंपटीशन जो होता है, जो नेगेटिव कंपटीशन है, वो ना हो, पर सबकी प्रॉस्पेरिटी हो। So those ideals should be incorporated so that we are able to address this situation. Okay, now moving forward to the next concept, so that is the stewardship ethics. तो stewardship ethics भी एक trusteeship model जो है आपके गांधी जी का, उससे थोड़ा सा related ही है। तो stewardship ethics क्या बोलता है कि देखो, वो कहता है कि जैसे human beings है, और अब human beings is controlling everything, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आज वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। वेदर भी मैनेज करना शुरू कर दिया है। तो ये कहते हैं कि देखो, ये तुम इसके ओनर नहीं हो। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड और द नेचर। ये सब तो गॉड ने क्रिएट किया था, एंड इट वाज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल। ये सबकी भलाई के लिए था और गॉड ने किया था। अभी कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को। तो ये गलत बात है। So humans should not, they are not the owners, but because they have this intellectual capability, they have this, obviously बाकी species से ज़्यादा अच्छे, मतलब ज़्यादा capabilities है, ठीक है, तो they should play the role of the caretaker, ठीक है, they are the caretakers of the resources of the earth, और उनकी यहाँ पे special responsibilities हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ ये है। सो और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट ऑल पीपल शुड गेट द जस्ट शेयर, ठीक है, उनको मिलना चाहिए, और जो हमारी आगे की भी जनरेशन है उनको भी मिलना चाहिए। सो द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो कम्स इनटू दिस पर्टिकुलर स्कीम ओवर हियर। ओके, अब इसको 2015 में मैंने इन्वायरमेंट एथिक्स भी आता है, मैंने यहाँ डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। सो 2015 में क्वेश्चन आया था अबाउट इन्वायरमेंट एथिक्स। So what is environment ethics and why is it important to study? Discuss any one environmental issue and from the point of view of environmental ethics. तो environmental ethics क्या हुआ? Again we are looking at the point of view कि भाई ethically हमें काम करना है keeping in mind the environment, ठीक है। So like this stewardship approach भी आपको यही बोल रहा है that God has created this world. Humans are not the owners but the caretakers. So human beings have a responsibility towards the environment. They should keep in mind कि वो सबका है, the principles of inclusivity, ठीक है, and not to tamper with the environment, not to tamper with the natural order जो उसको provide किया गया है. So that is the bringing in ethics when it comes to the environment, that is environmental ethics. और ये important है अब study करना है इसलिए because of the enhanced capability of the man, ठीक है। और जो ये डेवलपमेंट्स हो रही है इन द रिसेंट टाइम, स्पेशली आपका ये उत्तराखंड वाला और ये हिमाचल वाले रीजन्स में जो टाइम एंड अगेन लैंडस्लाइड्स आ रही है, अर्बन फ्लड्स के इश्यूज आ रहे हैं। सो वी सी दैट कि अनसस्टेनेबल तरीके से जो काम चल रहा है, दैट इज़ हैम्परिंग द इन्वायरमेंट एंड आर वॉट एवर एक्शंस वी आर डूइंग। इवन जब हम गाड़ी चलाते हैं और उससे पोल्यूशन हो रहा है, इट इज़ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो वी नीड टू कीप इन माइंड द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव ओवर हियर, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस थ्योरी इज, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट।
So discuss any one, ठीक है, discuss any one environmental issue from the point of view of environmental ethics. Can't help it, सबसे सिंपल वाला जो दिमाग में आता है हमेशा ही आता है, that is ये क्लाइमेट चेंज की टॉक्स. ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज की टॉक्स चल रही है एंड यहाँ पे देयर इज दिस इशू कि हम इकोनॉमी को बढ़ाएं या इन्वायरमेंट को करें. सो वन इज दिस that we have large number of poverty, we are a hungry country, we need to grow fast, so environment compromise होगा यहाँ पे. So economy, welfare of people versus environment, global warming, climate change हो रहा है ना. तो एक चीज़ आपकी ये हो गई यहाँ पे. अच्छा, दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं कि इंटरनेशनली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नाउ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर. कभी कोई रिपोर्ट कहती थर्ड है, कोई कहती सेवंथ है. एनीवेज, इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, अब क्या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बनती है और इंडिया को काम करना चाहिए. पर इंडिया कहता है कि देखो हम नहीं कर सकते, हमें ये सब चीज़ों पे फोकस करना है. पर एक्चुअली बाकी कंट्रीज़ को काम करने की ज़रूरत है. सो दे टॉक अबाउट द कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि देखो ये सारा जो पोल्यूशन हुआ है आज, ये हमारे किया तो है नहीं. हम तो 50 साल पहले, मतलब 60-70 साल हो गए हमें, 75 ईयर्स हो गए हमें इंडिपेंडेंस हुए. ठीक है, तो ये तो ऐसे थोड़ी है. तो हम आगे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, हमारा जो पोल्यूशन हुई है, वो तो कुछ भी नहीं है जो प्री इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ने किया था. उनका वो काम है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन कंट्रीज़ की वजह से हुआ था, ये तो उनका काम है, तो उनको ज़्यादा बर्डन होना चाहिए. बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इस पर फोकस ना करे. तो इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे आ जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब यहाँ पे आप ओजोन गैस डिप्लीशन ले लीजिए. ठीक है, आप you can take anything actually you want to take. You can also talk about ये जो environment है and climate engineering basically, weather moderate करने की जो techniques है, नए नए तरीके निकाल रहे हैं. So those also can be specified and then again you can say that the man playing the role of the God ने तो nature तो God ने बनाया था. ठीक है, तो and that was for the welfare of the all, but ये तो यही कर रहे हैं. And yes, one more aspect, that is the principle of सस्टेनेबिलिटी, फोकस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. हम अगली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं. अगर ये क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, तो हमारी अगली जनरेशन को, हमारे बच्चे, उनके बच्चों, उनको बहुत मुश्किल होने वाली है. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ वन मोर केस स्टडी, एथिक्स एंड एनवायरनमेंट कह लीजिए, एथिक्स एंड ये गवर्नमेंट टेकिंग अ डिसीजन. जैसे हमने वो लैंड एक्विजिशन वाला देखा था हमने, तो यहाँ पे एक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछा है. एक्चुअली 2018 में ना देयर वाज दिस इशू, ये तवांग रीजन जो है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला, जो चाइना के रेफरेंस में न्यूज़ में रहता है. तो वहाँ पे देयर वाज सम डैम के लिए कुछ लैंड लेनी थी गवर्नमेंट को, उन्होंने लिया, उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी वो न्यूज़ में है. ठीक है, तो यहाँ इसी के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ लिया है. सो इट सेज, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is thinking of constructing a dam in the mountain valley bound by forest and inhabited by ethnic community. सीधी सी बात है, ऐसे ही होगा और क्या होगा. What rational policy should it resort to in dealing with the unforeseen contingencies? अच्छा, इसमें अनफोर्सीन कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फोर्सीन. आपको पता है कि इसमें बता ही रखा है कि फॉरेस्ट खराब होगा यहाँ पे. ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, यू आर मैनेजिंग द रिवर, तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है वहाँ पे, एनवायरमेंट एथिक्स एंड द राइट ऑफ द एथनिक कम्युनिटीज. ठीक है, तो अब आई एम नॉट गोइंग हियर, आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू द व्हाट रैशनल पॉलिसी शुड वन रिजॉर्ट टू. तो नेचुरली आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले वन कैन से दैट you know, one being in position of power, being in position of authority, one must uphold the principle of environmental ethics, one must uphold the principle of trusteeship, Gandhiji's trusteeship and stewardship ethics. ठीक है, तो ये आपने इसको देख लिया. नेक्स्ट, द फॉरेस्ट ट्रीज, ये जो हमारा environment है, we should respect it, we should protect it, हमारी एक obligation है यहाँ पे. एंड वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन, जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करें यहाँ पे. ऑल्सो
ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। जब हम ये एक बार इसको कवर कर लेते हैं, हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम पहले उसका एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करें कि एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा उसका, एंड उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स यहाँ पे ले। बट व्हाट आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इज़ व्हाट टू डू विद द एथनिक कम्युनिटीज़। उनके बारे में हमें सोचना एक्चुअली ज़्यादा प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। सो whenever we do such a thing, remember the deontology. So it should be done in the rightful manner. And what will be the moral thing to do? यहाँ हम लोग सिर्फ कॉन्सिक्वेंस को देख रहे हैं कि डैम बना दिया, डैम से पानी खड़ा होगा, पर क्या वो एथिकल होगा अकॉर्डिंग टू द कैंट्स डियोंटोलॉजी मॉडल? नो, इट विल नॉट बी एथिकल, बिकॉज किसी को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आपको बोले कि आपका घर, वो यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करे, तो आप नहीं चाहोगे कि आपको घर से पटक के कहीं और रख दिया जाए, है ना? यू डोंट वांट दैट। आपका ट्रेडिशनल राइट था, आप यू वांट इट। सो इट शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। ठीक है, तो ये डियोंटोलॉजी के साथ भी ये जाता है। देन इफ इट इज डन, देन ड्यू कॉम्पेंसेशन शुड बी गिवन, एंड द राइट टू यूज, जो भी बेनिफिट उससे अक्रू होते हैं, इट शुड बी इंश्योर्ड कि उनको वो बेनिफिट्स मिले यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगेन दिस इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, एंड द मीन्स वाली जो बात आ जाती है यहाँ पे। राइट देन, सो दिस बेसिकली सम्स अप आवर दिस पार्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ये कराना ज़रूरी था, बिकॉज द मॉरल फिलोसफर्स और थिंकर्स वाले में भी आएगा, बट ये कराना ज़रूरी था बिकॉज वन, इट इज़ इन द सिलेबस नेचुरली, एंड दूसरी चीज़ कि ये बार बार रेफ़र होती है, हमें केस स्टडीज़ करेंगे वहाँ पे ये हेल्प करता है। वी कैन ऑलवेज रेफ़र टू दोज व्यू पॉइंट्स, दोज आइडियोलॉजीज़, हम इसको रेफ़र टू करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, क्या करेंगे ही आगे। राइट देन, सो दिस बेसिकली सम्स अप अ सेशन। सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू चेतन भारत लर्निंग विद मी, शुभाश्री सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।